धोकरपुर गांव में रूपा नाम की औरत अपने बेटे महेश और बेटी नेहा के साथ रहती थी। रूपा अपने बेटे महेश की शादी दीपा नाम की लड़की से कर देती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक चल रहा था। अचानक बहू अपने रंग दिखाने लगी। रूपा बहुत सीधी औरत थी और बहू बहुत घमंडी और लालची थी। एक दिन खूब ठंड पड़ रही थी। सास ठंडे पानी से बर्तन धुल रही थी और कांप रही थी। दीपा बहू, थोड़ा गीजर चला देती तो गर्म पानी से बर्तन धो लेती। अरे इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया, फोन भी नहीं चलाने देती। माँ जी, आपको चैन नहीं आता? 4 बर्तन धोने हैं और चिल्लाना शुरू कर दिया पहले ही। बेटा, थोड़ा गर्म पानी कर देती तो अच्छा होता, मेरे हाथ सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक बात बताइए माँ जी, बेटा आपका कोई करोड़पति नहीं है जो मैं बिल भरती रहूंगी। चुपचाप जाके धो लो, फिर गर्म आग पर हाथ सेक लेना। मुझे फोन चलाने तो देती नहीं है, ऐसे ही धोइए जाके। बहू, हीटर चला दे, मेरा कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। यह क्या कह रही हो माँ जी? हीटर तो कल रात ही खराब हो गया था। जाओ जाकर फटा कंबल ओढ़कर सो जाओ। अगले दिन रूपा अपने बेटे से कहती है, मेरा कंबल फट गया है, नया ला देना, मुझे बहुत ठंड लगती है। माँ तुमने दीपा से क्यों नहीं कहा? दीपा, तुमने माँ को कंबल क्यों नहीं दिया? माँ जी, मुझसे कुछ कहेंगी तो कुछ दूंगी ना, पर नहीं, इन्हें तो चुगली करने में मजा आता है ना। देखा माँ, आपने रुला दिया ना बेचारी को। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दीपा अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपने पति को भी काबू में कर लेती है। एक दिन, बहुत हुआ माँ जी, आपकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। कभी चाय बना के दो, कभी पकौड़े बना के दो। बहू कोई नौकरानी नहीं है। अरे बहू, ऐसा क्या मांग लिया मैंने? एक कप चाय तो मांगी थी। देखा महेश जी, माँ जी क्या कह रही है? अभी नहीं, यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए, हम नहीं रखेंगे इन्हें अपने साथ। महेश अपनी माँ को घर से निकाल देता है। वह कड़ाके की ठंड में मंदिर की पैड़ी पर जाकर सो जाती है। सुबह मंदिर का पुजारी आता है। बेबीकारण, उठ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, जाओ यहाँ से। ऐसे ही रूपा 4-5 दिन तक मांग कर खाती रहती है। एक दिन नेहा अपने पति के साथ कहीं से जा रही थी। रास्ते में उसकी माँ से फटे कपड़ों में नजर आई। रजत, मेरी माँ यहाँ कैसे, और वो भी ऐसी हालत में? माँ तुम यहाँ कैसे? बेटी, तेरी भाभी भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भाभी को समझाऊंगी। माँ तुम घर चलो, मैं तुम्हारे कमरे में हीटर लगवा दूंगी। वाह बेटी वाह, यहाँ तेरी सास और मैं दोनों भीख मांग कर खा रहे हैं। रजत बेटा, यह तो तुम्हारी सगी माँ है ना, कोई सौतेली तो नहीं? क्या तुमने कभी अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा उन्होंने कितने आंसू बहाए हैं तुम्हारे लिए? माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, मैं उससे ऐसा नहीं करूँगा। इतने में दीपा और महेश भी वहाँ आ जाते हैं। माँ, ये सब तुमने नेहा को सबक सिखाने के लिए किया था। के बाद दीपा और महेश अपनी माँ को वहाँ से ले जाते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। डमडमपुर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ अपने खेत में जामुन उगाता था और उसे शहर में बेचा करता था। कालू और पीलू का एक छोटा बच्चा था। सुनो जी, सुना है शहर के जंगल में नौकरी करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ कि चलो हम वहीं चलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है। बारिश में कितनी मुश्किल होती है, और हमारे बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई करे। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्या अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर शहर में जाकर दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आपके और अपने बच्चे के भले के लिए ही कह रही हूँ। पीलू शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पीलू की जिद के आगे कालू को झुकना पड़ता है। अरे पीलू, तुम भी कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर कालू घर आकर पीलू से कहता है, पीलू मैंने सोच लिया है, चलो हम शहर ही चलते हैं, तुम ज़रूरत के सामान बांध लो। फिर कालू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की ओर चला जाता है। कालू शहर आकर एक किराना दुकान में नौकरी करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर पीलू और उसका बेटा बहुत खुश थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गांव में कालू के जो जामुन के पौधे थे वे सब सूख गए थे, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इधर कालू शहर में किराना दुकान में काम कर रहा था। एक दिन उस किराना दुकान में बहुत जबरदस्त आग लग जाती है और कालू की जान जाते जाते बचती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। मेरी जिद के कारण तुम शहर आए,
और लगभग जल के मर ही गए थे। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब कालू नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनके पास किराया देने का भी पैसा नहीं बचता है। पीलू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो जी, मैं आपसे जिद करके आपको शहर लेके आई, आपको मुसीबत में डाली। हम अच्छी खासी खेती कर ही तो रहे थे। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। इस तरह से कालू एक बार फिर से पीलू के साथ और अपने बेटे के साथ वापस गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका खेत सूख गया है। ये देखकर पीलू कालू से कहती है, चलिए मैं खेत की सफाई करती हूँ और फिर हम लोग मिलकर जामुन के पेड़ लगाएंगे। फिर पीलू पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर देती है और दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट जामुन उगाते हैं। उसी समय वहाँ से गांव का मुखिया जा रहा था। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। ये जामुन एक बार मुझे चखाओ तो सही। जामुन चखने के बाद मुखिया कहता है, अरे वाह कालू, ऐसे जामुन तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। चल इस बार मैं तेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता हूँ। ये पूरी फसल तू मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। कालू कहता है, वाह मुखिया जी, अगर आप मेरी फसल की अच्छी कीमत देंगे तो मैं हमेशा आपको ही बेचा करूंगा। इस तरह से कालू हर बार जामुन की फसल उगाता और मुखिया को अच्छे दामों में बेच देता। मुखिया और कालू की अच्छी बनने लगी। इस तरह से कालू को अब मुनाफा होने लगा। अब कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं।
जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।